हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। मैं आपका अपना रवि धवन आपके साथ एक बार फिर से तैयार हूँ कक्षा 10 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हमने पाठ संख्या 4 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम आपके जैव प्रक्रम। पहले होगी इसकी परिभाषा, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर आने वाले तंत्र। तो जैव प्रक्रम आपको पता था, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। तो जीवन को जारी रखने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए जिन तंत्रों की आवश्यकता है उनको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है। सबको मिलाकर कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जिंदा रहने के लिए आपको श्वसन, पाचन, ठीक है ना, वहन में आपको पढ़ना है परिसंचरण तंत्र, और लास्ट अपना उत्सर्जन तंत्र। हमको पादपों में पढ़ने हैं, वह जानवरों में पढ़ने हैं, सारे तंत्र, ठीक है ना। दो प्रकार के जीव होते हैं, स्वपोषी व विषमपोषी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्व मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका उदाहरण होगा पेड़ पौधे व नील हरित शैवाल। विषमपोषी, विषम का मतलब होता है दूसरा, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर आश्रित, ठीक है ना। आपके उदाहरण होगा मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, ठीक है। इसके बाद में इंपोर्टेंट प्रश्नों में हमको पिछली बार अपना उत्सर्जन तंत्र आ चुका है और पाचन तंत्र आ चुका है, ठीक है ना। थोड़ा श्वसन तंत्र में से प्रश्न आए थे, आपको पाचन तंत्र जरूर पढ़ना है। छोटे प्रश्न बनेंगे इसमें से, ठीक है। एक एक नंबर के आपके 3 प्रश्न आ रहे हैं, छोटे प्रश्न इसमें से बनेंगे। जैसे आपसे कुछ एंजाइमों की भूमिका पूछ ली जाए, अग्नाशय के बारे में कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, तो बड़ा प्रश्न बनने की भी संभावना रहती है। दूसरा, आपके श्वसन तंत्र थोड़ा सा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो आपको पढ़ना है आपकी बार परिसंचरण तंत्र। यहाँ आपको सब पढ़ना है, रक्तदाब किसे कहते हैं, ठीक है। मैं बाकी अब जितना भी पाठ बच चुका है, इंपोर्टेंट अपने 5 क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। आओ चले व्हाइट बोर्ड पर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने परिभाषाएं, अपने पाठ का परिचय देख लिया। अब हमारा पहला प्रश्न है, स्वपोषी व विषमपोषी किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण की यह विधि स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। उदाहरण, हरे पेड़ पौधे व नील हरित शैवाल। विषमपोषी की परिभाषा होगी, वे सभी जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये बच्चों यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण की यह विधि विषमपोषण कहलाती है। उदाहरण, गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य आदि। मतलब स्वपोषी उनको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जैसे हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम डायरेक्टली व इनडायरेक्टली दोनों रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है। जैसे अगर दिया आप नॉनवेज खा रहे हो, मांस खा रहे हो, तो जिस जीव को आप खा रहे हो वो डायरेक्टली पेड़ के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और अगर हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो हम पेड़ों द्वारा जो प्रोडक्ट या उत्पाद जनरेट होते हैं उनको खा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप फल खाते हो, सब्जियां खाते हैं, ठीक है। अपना अगला प्रश्न है, पादपों में परिवहन को समझाइए। ये प्रश्न पिछली बार नहीं आया था, ठीक है ना। तो जाइलम, जड़ द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर पत्ती तथा अन्य भागों तक पहुँचाना। मैंने आपके लिए चित्र भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, अपनी पत्तियाँ भोजन बनाएगी, ठीक है, पत्तियाँ भोजन बनाएगी, और अपना जो फ्लोएम होगा वो पत्तियों से भोजन को जड़ों तक और अन्य भागों तक पहुँचाएगा, ठीक है। और नीचे से जड़ों द्वारा पानी और खनिज लवण, अपने जो मिनरल्स हैं, उनको जाइलम कहाँ तक पहुँचाएगा? पत्ती तथा अन्य भागों तक। मैंने शॉर्टकट में आपके लिए लिख दिया है, ठीक है ना। मानव में पाचन को सचित्र समझाइए। ये पहले वाला चित्र देख लेते हैं। ये मैंने एक रंगीन चित्र आपके लिए मेंशन किया है।
और एक मैंने आपको जैसा आप अपने हाथ से बना सकते हो वैसा चित्र मेंशन किया है। आपके ऊपर ही ऊपर आता है मुखगुआ। सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं जिसे हम अंत्य ग्रहण कहते हैं। फिर आपका भोजन जाएगा और आपके दांतों द्वारा आप भोजन को चबा दोगे। फिर भोजन में लार मिलेगी, ठीक है। भोजन में लार मिलती है। लार भोजन को लसलसा बना देती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। मंड या स्टार्च अपना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर जीभ अपनी भोजन में लार मिला देगी। उसके बाद में अपना भोजन जाएगा ग्रसिका में, जिसे आप ईसोफेगस कहते हैं। ग्रसिका की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ग्रसिका में जाने के बाद में भोजन अपना जाएगा आमाशय में। ग्रसिका में आपको ध्यान रखना है कर्माकुंचन गति का, ठीक है। कर्माकुंचन गति से अपना भोजन जाता है। लब डब की गति होती है। आमाशय में भोजन जाने के बाद आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन जाने के बाद उसको हम कायम कहते हैं, ठीक है। अपने मुँह वाले भोजन को आप बोलस कहते हैं। आमाशय में एससीएल एंजाइम होगा जो जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होगा, जो अपने भोजन का माध्यम अम्लीय बना देगा। और अपने जो एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। आपका पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा, पेप्टोन्स में बदल देगा, ठीक है। और आपका रेनिन जो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। इसके बाद में अपना भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ऊपर ही ऊपर वाले भाग में अपना भोजन जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यकृत जो अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वहाँ से आएगा आपका पित्रस, ठीक है। यकृत द्वारा पित्रस का स्त्रवण होता है जो अपने पित्ताशय में भंडारित रहता है। पित्ताशय को आप गोल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय से भोजन आएगा, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ देखिए अपना पित्ताशय हरे कलर का होता है, ठीक है ना। पित्ताशय से पित्रस आएगा। अब देख लेते हैं पित्रस का काम क्या है। पित्रस वसा का पाचन करता है। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं वसा का इम्लीसकरण या वसा का पायसीकरण। आप नोट भी करते रहिए साथ के साथ। अब दूसरा जो रस आता है वो आता है अग्नाशय से, जिसे हम कहते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशय आप चित्र में देखिए, आमाशय के नीचे पत्तीनुमा संरचना है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। रंगीन चित्र में आपको चित्र ऐसा बनाना है। पत्तीनुमा संरचना है जिससे कुछ एंजाइम निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं LAT। क्या कहते हैं? LAT। ये आप याद रखना, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। एक बार फिर से बोलिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। आपका लाइपेज करेगा वसा का पाचन, एमाइलेज करेगा प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज करेगा आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, ठीक है। फिर अपना भोजन जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में। छोटी आंत की लंबाई आपको ध्यान रखनी है 6.5 से 7.5 मीटर। बड़ी आंत चौड़ी ज़्यादा होती है और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। बड़ी आंत में आपका भोजन 1 से 1.5 घंटे के लिए रहता है। बड़ी आंत में मुख्यतः अपनी पानी का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, ठीक है। फिर अपना भोजन पच के आपके जो आहार नाल का अंतिम सिरा होता है गुदा, वहाँ आ जाएगा और एक कर्माकुंचन गति होगी आपके मलाशय में, और जो भी अपशिष्ट है या अपचित भोजन है उसको बाहर त्याग दिया जाएगा, ठीक है। मैंने ये प्रश्न इसलिए शामिल किया था, हर बार आता है। अगर भी आप इसके एंजाइम हैं, जो लार के कार्य हैं, दांतों का कार्य है, इन सब को अगर आप याद रखते हो तो आपके छोटे प्रश्न भी इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, मानव में वहन को सचित्र समझाइए। अपने वहन को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। मैं इसका चित्र ले लेता हूँ, ठीक है। बच्चों चित्र आ नहीं रहा है, ये आ गया अपना हार्ट, ठीक है। आप वहन वाला प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। इसमें आपका रक्त,
रक्त के कार्य, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और अनुरक्षण, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से छोटे प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक आप ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं BP, रक्तदाब, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। रक्तदाब मापने की इकाई स्फेग्नोगोनोमीटर, वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। अब हम वहन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। आपके 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, और आपको ध्यान रखना है कुछ जीवों में त्रिकक्षीय और कुछ जीवों में द्विकक्षीय हृदय होता है। मानव के अंदर 4 कोष्ठीय हृदय होता है, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। एक बार आप ध्यान रखना, जो दायां भाग है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला भाग है ना, यहाँ आपके 3 वॉल्व होते हैं और यहाँ होते हैं 2 वॉल्व, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अब सबसे पहले अपने फेफड़ों से जो खून आएगा, जिसमें ऑक्सीजन होगी, वो आएगा अपने बाएं आलिंद में, ठीक है। बाएं आलिंद से अपना खून जाएगा बाएं निलय में, ठीक है ना। बाएं निलय में खून जाने के बाद में ये आपको ये वाली नली दिख रही है, ये यहाँ से अपना जो शुद्ध खून है वो जाएगा शरीर के विभिन्न भागों तक, ठीक है ना। फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, अशुद्ध अपना खून है वो आएगा आपके दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से आपको ये वाली नली दिख रही है, यहाँ से अपना जो खून है वो चला जाएगा वापस अपने फेफड़ों में, ठीक है। और यही क्रिया अपनी बार बार चलती रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई व ATP का पूरा नाम लिखिए। उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, और ATP का पूरा नाम आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने एक चित्र भी आपके लिए मेंशन किया है, ठीक है। नेफ्रॉन आप देख सकते हैं, अपनी जो किडनी होती है, अपना वृक्क होता है, उसके अंदर होता है। एक किडनी के अंदर लगभग आपके 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, आपके पूरे प्रश्न खत्म हो गए, बाकी जानकारी मैंने आपको बोर्ड पर दे दी थी, ठीक है। अभी अपना चैप्टर नंबर 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। एक बार बच्चों थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हमने पाठ नंबर 5 तक हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल कर लिए थे। अब हम पाठ नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके पाठ नंबर 6 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें यह आपके पाठ कुल 6 नंबर का होगा, जिसमें एक नंबर के 3 छोटे प्रश्न और एक आपके होगा बड़ा प्रश्न। तो मैंने आपके लिए इंपोर्टेंट 5 प्रश्न बनाए हैं। कुछ प्रश्न हम इस बोर्ड पर हल करेंगे, कुछ प्रश्न मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर रंगीन चित्रों के साथ में हल कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहला आपका प्रश्न है नियंत्रण एवं समन्वय परिभाषा या परिचय। मैं एक बार आपको पूरे पाठ का परिचय करा देता हूं, परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं नियंत्रण एवं समन्वय की। नियंत्रण कंट्रोल, समन्वय कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण का मतलब है आसपास से आप जो कुछ भी चीजें महसूस करते हैं उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। समन्वय का मतलब है आप कैसे उनसे डील करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, हमारे कोई कांटा चुभ गया, कोई कील चुभ गई, कोई नुकीली चीज आपके पैर के नीचे आ गई, तो आपको कैसे पता चलता है? हमको सेकंडों में पता चल जाता है, और हम सेकंड के कुछ हिस्से में अपने पैर को दूर हटा लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे चलती है, कौन कौन से अंग इस प्रक्रिया में काम में आते हैं, ठीक है, वो सारा हमको इस पाठ के अंदर पढ़ना है। आपका अगला दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बेसिक में बताया था कोशिकाओं का समूह मिलकर बनाता है उत्तक, उत्तकों का समूह मिलकर बनाता है अंग, अंगों का समूह मिलकर बनाता है तंत्र, और काफी सारे तंत्र मिलकर बनाते हैं एक शरीर, ठीक है। तो हम यहाँ एक तंत्र पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका तंत्र।
मतलब आप कह सकते हैं कि तंत्रिकाओं का समूह। तंत्रिकाओं का समूह। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय, परिधीय और एक होता है आपके अनुकंपी और परानुकंपी। आपके कोर्स में ये वाला नहीं है, ठीक है। केंद्रीय और परिधीय आपको पढ़ना है, केंद्रीय और परिधीय। आपको नाम से पता चल रहा होगा केंद्र और परिधि। तो आपने वृत्त पढ़ा होगा, वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र। वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र, आसपास परिधि। तो आप अपने शरीर के केंद्र में देखिए, केंद्र में आपका मस्तिष्क होगा और केंद्र में अपनी क्या होगी, मेरुरज्जु। क्या होगी, मेरुरज्जु। तो आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपको पढ़ना है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपको कपाल तंत्रिका, जो अपने मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकल रही है, और दूसरा आपको पढ़ना है मेरुरज्जु तंत्रिका। आपके अगला प्रश्न बनता है तंत्रिका तंत्र की इकाई, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। एक तंत्रिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। इसी कारण जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है। ये आपके तंत्रिका तंत्र का नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, हो गया है। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र किस प्रकार कार्य करता है और किन क्रियाओं पर कार्य करता है। पहली आपकी छोटी सी डेफिनेशन है उद्दीपन, ठीक है। हम बाहरी वातावरण से जो कुछ भी महसूस करते हैं उन सबको हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे आप गर्म चीजें महसूस करते हो, गर्म, ठंडा, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, उद्दीपन में। दूसरा आपका होगा अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति की गई क्रिया क्या कहलाती है, आपकी अनुक्रिया। तीसरा आपका होगा प्रतिक्रिया, या आप कह सकते हो प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया जिस पथ पर चलती है, पथ पर चलती है, क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप, मान लीजिए आपने कोई गर्म चाय की प्याली को छुआ, तो उसको छूने के बाद में मैसेज जाएगा अपने मस्तिष्क के पास, फिर मस्तिष्क से रिप्लाई आएगा कि ये चीज गर्म है, हमारे लिए हानिकारक है, और आप अपना हाथ दूर हटा लोगे। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए यह मैसेज पहले जाता है अपनी मेरुरज्जु के पास। कहां जाता है, मेरुरज्जु के पास। और कुछ कंडीशंस में अपनी मेरुरज्जु डिसीजन लेकर आपको बता देगी कि आप अपना हाथ, पांव जो भी है उसको दूर हटा लीजिए, परंतु मस्तिष्क के पास भी संदेश जाएगा। जिस तंत्रिका के द्वारा संदेश जाता है उसको आप कहते हैं संवेदी तंत्रिका, और जिस तंत्रिका के द्वारा अपना मैसेज आता है उसको आप कहते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वापिस अपना जो मैसेज आता है वो अपनी पेशी के पास आता है, और पेशी गति करती है और आप अपना हाथ या पांव दूर हटा लेते हैं। अपने मस्तिष्क के पास संदेश जाता है, मस्तिष्क विश्लेषण करता है ये चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी या लाभदायक थी। जैसा कि आप देखते हो, कभी कभी आप जैसे मान लीजिए कोई मूवी देख कर आए हैं, या फिर आप जैसे अपने ख्यालों में खोए हो, आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं सांपों के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी बुरी घटना के बारे में सोच रहे हैं, भूतों के बारे में सोच रहे हैं, और अचानक कोई आपको आकर छूता है तो आप अचानक से डर जाते हो। ये इसी का कारण है कि आपकी मेरुरज्जु डिसीजन ले लेती है कि मैं जिस चीज के बारे में सोच रही थी वही चीज अपने पास आ गई है। फिर बाद में मस्तिष्क के पास संदेश पहुंचता है,
और मस्तिष्क विश्लेषण करता है कि जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो ये चीज नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, फिर आप डरना बंद कर देते हैं। जो गाय भैंस जितने भी जीव जंतु होते हैं जो विकसित नहीं है, जिनका दिमाग इतना विकसित नहीं है हमारे जितना, ठीक है, आईक्यू लेवल कम है, उनमें केवल मेरुरज्जु ही अपने सारे डिसीजन लेती है। उनमें मस्तिष्क केवल विश्लेषण का काम करता है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, अब मैं मानव हार्मोन वाला अपना पॉइंट डिस्कस करता हूं, जो अपना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मानव हार्मोन। चित्र के द्वारा आपको समझाता हूं, मैं आपको इसका रंगीन चित्र भी दिखा दूंगा। ठीक है, आप भी ऐसा चित्र बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपके मस्तिष्क में सबसे पहली अपनी ग्रंथि है पीनियल। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल। ठीक है, पीनियल के बाद में अपनी पीयूष, फिर अपनी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद में थायराइड। आपके कोर्स में थायराइड को आउटो ग्रंथि लिख रखा है, हिंदी में होता है। ठीक है, थायराइड के पीछे दानेदार होती है अपनी पैराथायराइड, इसको आप हिंदी में कहते हैं पराउटू। यहां होती है अपनी थाइमस। ठीक है, हृदय के ऊपर। नीचे आ जाइए आपकी किडनी के ऊपर, अधिवृक्क, या आप इसको कहते हो एड्रिनलिन। इसके नीचे आती है आपके अंडाशय। ठीक है, ये होगी महिलाओं में। इसके नीचे आती है वृषण, ये हो गया आपके पुरुषों में। ठीक है, सबसे पहले आपकी पीनियल। पीनियल ग्रंथि अपने नींद से संबंधित है, बस इतना सा याद रखना आपको। इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। नोट करके लिख लेना, सबसे छोटी। ठीक है, दूसरी अपनी पीयूष, उपनाम ध्यान रखना क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और आपको अगर पीनियल नहीं मिलती है तो आपको उत्तर मानना है पीयूष। ठीक है, बाकी है पीनियल। पीनियल के बाद में दूसरे नंबर की कौन है? पीयूष है। तीसरा है पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। हार्मोन जीएच और आप एडीएच, बस ये दो ध्यान रखना, ग्रोथ हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगली अपनी हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, प्रिंसिपल ग्रंथि भी कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण अपना रखती है। मुख्य काम लिखना, भूख से संबंधित केंद्र और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। पैराथायराइड और थायराइड। थायराइड ग्रंथि का आपको केवल रोग ध्यान रखना है, गाइटर या घेंगा रोग, गलगंड रोग, सब एक ही है। ठीक है, अगली अपनी थाइमस आपके कोर्स में नहीं दे रखी, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगली अपनी अधिवृक्क, अच्छी तरह याद रखना, 3F का काम करती है अपनी, फियर, फाइट और फ्लाइट। जब भी आपके साथ में कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है
जैसे अचानक आपके सामने सांप आ जाए, ठीक है, अचानक कोई आप ऐसा दृश्य देख लो जो आपको विचलित कर सकता है, कोई आप एक्सीडेंट देख लो, या फिर अचानक आपके ऊपर कोई छिपकली गिर जाए, तो उस समय अपना ये वाला हार्मोन निकलता है, कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, अगली ग्रंथि अपनी अंडाशय। आपको अंडाशय और वृषण से जो हार्मोन निकलते हैं उनके दोनों के अच्छी तरह नाम याद रखने, आपसे पूछे गए हैं। अपने अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और आपके वृषण से निकलता है एंड्रोजन। कोर्स में एंड्रोजन नहीं है, पर ध्यान रखना दो पूछे गए, एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। पहला आपका प्रश्न होगा, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। मैंने इसकी सामान्य जानकारी आपको बता दी है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुक्रियाएं, प्रतिवर्ती चाप, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अपने मानव के हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, ये आ नहीं रहा है, ये अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिलता है बार बार। वार्षिक में आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं अब की बार इसके। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आपको चित्र दिख रहा है, इजी चित्र है। ठीक है, वर्णन आपको कैसे करना है, आपके आगे आगे का भाग जिसे हम कहते हैं द्रुमिका, मेंशन कर रखा है ये रहा द्रुमिका। ठीक है, ये अपने संदेशों को ग्रहण करने का काम करती है। फिर अपना संदेश यहाँ आ जाएगा कोशिका काय में। कोशिका काय में संदेश को अपने रसायन रूप में बदला जाएगा। ठीक है, अपना संदेश आगे जाएगा तंत्रिकाक्ष होता हुआ, यहाँ अपने संदेश को विद्युतीय आवेगों के रूप में बदला जाएगा। ठीक है, ये विद्युतीय आवेगों के रूप में चल रहा है। फिर यहाँ एक और तंत्रिका ऐसी ही जुड़ रही होगी, तो अपने प्रथम जो तंत्रिका है उसका अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका का द्रुमिका जो मिलते हैं, जो बीच का स्थान होता है उसे आप कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार या आप अंतर्ग्रथन उसको कहते हैं। इस प्रकार अपने संदेश काफ़ी सारी तंत्रिकाओं से जुड़ते जुड़ते अपने मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। और तंत्रिका कोशिका की इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन। ऐसी लाखों करोड़ों न्यूरॉन अपने जुड़ के मस्तिष्क तक पहुंचती है। ये ग्राही अंगों पर पाई जाती है न्यूरॉन। ठीक है ना, ग्राही अपने ऐसे अंग होते हैं जो अपने बाहरी संवेदनाओं से हमारा परिचय करवाते हैं। जैसे किसी चीज़ को सूंघना है, ठीक है, महसूस करना है, देखना है, सुनना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मस्तिष्क का चित्र बनाइए। वैसे मस्तिष्क के भाग भी इम्पोर्टेंट है, परंतु ज़्यादा चांस हो जाते हैं मस्तिष्क के चित्र के, क्योंकि आपके जो मॉडल पेपर है उसमें भाग दे रखे हैं। फिर भी आपको याद रखना है जो आगे का भाग होता है अग्र भाग होता है, जिसको हम कहते हैं फोरब्रेन, या आप उसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क अपना लास्ट वाला भाग होता है। अगर मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जो अपने पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है ना, सोचने का काम, चीज़ों को याद रखने का काम, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, मेमोरी जो अपनी होती है वो सब किस में होती है? प्रमस्तिष्क में। फिर आता है आपके मिडिल ब्रेन, अपने मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कुछ अपनी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। फिर अपना लास्ट का आता है जो अपना सेरेब्रम होता है, सेरेबलम होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क। आपको ध्यान रखना है अपने शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर भी कोई व्यक्ति अपने दारू पीता है, ठीक है, एल्कोहल का सेवन करता है, तो उसका अनुमस्तिष्क कंट्रोल में नहीं रहता। आप चित्र सिंपल सा बना सकते हैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अपना अंतिम प्रश्न, मस्तिष्क व या व, ठीक है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा। अपने मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है? तो आपका उत्तर होगा, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मानव मस्तिष्क तरल पूरित गुब्बारेनुमा संरचना में व्यवस्थित होता है तथा मस्तिष्क के ऊपर हड्डियों का बॉक्स होता है, जिसे खोपड़ी कहते हैं। अपने मस्तिष्क के ऊपर 12 हड्डियाँ होती है जो पूरा अपने एक खोपड़ी बना के रखती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है ना, स्कल जिसे हम कहते हैं। और इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, जिसके अंदर अपना मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क
बहुत ही कोमल और नाजुक संरचना है, ठीक है ना। तो इसकी सुरक्षा जरूरी है, इसके लिए इसके ऊपर खोपड़ी होती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होती है जो मेरुरज्जु के ऊपर फैली रहती है। मेरुरज्जु बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 टुकड़ों में रहती है। ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होती है जो मेरुरज्जु के ऊपर फैली रहती है। मैंने आपको बताया था मेरुरज्जु अपने जितने भी मांसपेशियाँ हैं जो संदेशों को अपने जो ग्राही भाग है उनसे मस्तिष्क तक लेकर जाती है, तो उनका एक गुच्छा बन जाता है, ठीक है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित रहता है। ठीक है, आपका पार्ट नंबर 6 इतना सही था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।